लो जी भैया, एक ऐसी मूवी जिसने कि इतिहास लिखने का काम कर दिया है, थिएटर्स में धमाल मचा रही है। पीरियड ड्रामा मूवीज के मामले में छावा ने जो कमाई करके निकाली है, उसका आज तक कोई सानी नहीं था, ये बात तय हो चुकी है। लेकिन इसके पहले कि हम कलेक्शंस की तरफ बढ़े, छावा को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि कुछ चीजें थी जो कि छोड़ दी गई, कुछ फैक्ट्स थे जो बताए नहीं गए। तो पहले जरा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बात करते हैं कि आपको ये वीडियो देखकर ऐसा ना लगे कि अरे यार, बस ये नंबर तो हम लोगों ने नेट पे भी देख लिए होते। दोस्तों, अगर आप लोगों ने छावा देखी है या देखने वाले हैं, तो एक सवाल आपके मन में जरूर उठा होगा या उठने वाला होगा कि क्या मूवी में हमें असली इतिहास दिखाया गया है या नहीं, या फिर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ भी। देखिए, ऐसा नहीं है। संभाजी महाराज की कहानी सिर्फ एक राजकुमार या योद्धा की नहीं, बल्कि एक विजनरी राजा की कहानी है। लेकिन क्रिटिक्स यही बात कह रहे हैं कि मूवी में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को एक्यूरेटली नहीं दिखाया गया है। देखिए, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ चीजें इधर उधर करी जाती हैं, लेकिन यहां पर अधिकतर चीजों को हिलाया नहीं गया है। लेकिन अगर कुछ और चीजें इस मूवी में ऐड होती, तो चीजों का मजा और बड़ा हो सकता था, ये एक बात जरूर है। तो चलिए आज हम देखते हैं वो वाले फैक्ट्स जो कि इतिहास से इस मूवी में ऐड किए जाने चाहिए थे पर नहीं किए गए। और अगर आपको लगता है कि संभाजी महाराज का असली इतिहास को दुनिया तक पहुंचाना है, तो ऑब्वियस सी बात है, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप भी इस वीडियो के बाद में सोचेंगे जरूर कि यार, ये चीजें मूवी में होती तो मजा आता। चलिए, संभाजी महाराज जो कि एक ऐसे राजा थे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाके नहीं, बल्कि शिक्षित और विजनरी भी थे। दरअसल जब हम किसी योद्धा की कहानी सुनते हैं या उसकी जो भी जीवनी रही है उसे सुनते हैं, तो सिर्फ तलवारबाजी या फिर जंग दिखाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि संभाजी महाराज भारत के सबसे शिक्षित राजाओं में से एक रहे थे। 16 साल की कम उम्र तक उन्होंने संस्कृत, मराठी, हिंदी, पर्शियन और पुर्तगीज में मास्टरी हासिल कर ली थी। संभाजी महाराज के पास एक ऐसा विजन था जो सिर्फ एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक ट्रू लीडर का होता है। उन्होंने बुद्ध भूषणम जैसी एक किताब लिखी थी, जो एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी और पॉलिटिक्स पर बेस्ड टेक्स्ट है। मतलब संभाजी महाराज सिर्फ तलवार चलाने वाले राजा नहीं, बल्कि एक स्कॉलर भी थे। अगर मूवी में ये एक फैक्ट दिखाया जाता, तो ऑडियंस को एक अलग ही एंगल भी देखने के लिए मिलता। वहीं औरंगजेब के साथ इनकी जंग भारत का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था वो। दरअसल जब भी मुगल एम्पायर का मेंशन होता है, तो लोग यही कहते हैं कि वो अनबीटेबल थे। ऑब्वियस सी बात है, हमको किताबों में यही पढ़ाया गया। लेकिन क्या आपको पता है, संभाजी महाराज एक ऐसे शासक थे जिन्होंने औरंगजेब को 9 साल तक महाराष्ट्र में घुसने भी नहीं दिया। सन 1681 में औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत के साथ दक्षिण भारत पर चढ़ाई करनी शुरू करी थी। संभाजी महाराज ने गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करते हुए उन्हें उनके औरंगजेब के हर एक अटैक को फेल कर दिया। औरंगजेब का सपना था कि वो दक्कन को मुगल एम्पायर से मिला दे, लेकिन संभाजी महाराज ने उसको 9 साल तक आगे बढ़ने ही नहीं दिया। सोचो, एक तरफ मुगल एम्पायर की सबसे बड़ी आर्मी और दूसरी तरफ सिर्फ 30,000 मराठा वॉरियर्स। उसके बावजूद भी संभाजी महाराज ने हर बार मुगल्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगर मूवी में ये स्ट्रैटेजी और बैटल्स थोड़ा डिटेल में दिखाए होते, तो ऑडियंस का एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर चला जाता। इसके अलावा एक जंग जो मेकर्स मिस कर गए, वो थी सिद्धटेक की जंग, जब संभाजी ने मुगल्स को चकमा दे दिया था। दरअसल ये एक ऐसी बैटल थी जो किसी भी बॉलीवुड मूवी थ्रिलर से कम नहीं थी, और अगर ये सीन छावा में होता तो लोग तालियां ही बजाते। बात है सन 1689 की, 1689 की, जब औरंगजेब की आर्मी ने सिद्धटेक के पास में एक मैसिव अटैक कर दिया था। संभाजी महाराज ने एक मास्टर स्ट्रोक सोचा। उन्होंने अपने सोल्जर्स को एक नदी के दूसरी तरफ छुपा दिया। जब मुगल आर्मी नदी पार कर रही थी, तभी मराठा वॉरियर्स ने चुपके से मुगल कैंप पे अटैक कर दिया। इस सडन अटैक की वजह से मुगल्स को भागना पड़ा, उनको संभलने का मौका नहीं मिला और मराठा आर्मी एक बार फिर जीत गई। सोचो, अगर ये सब चीजें मूवी में दिखाई गई होती तो क्या धमाका होता। सिनेमा हॉल में तो मतलब तालियां गूंज पड़ती। इन सब के अलावा और जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, तो ब्रिटिश रूल का मेंशन तो हमेशा ही आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संभाजी महाराज ने पहले ही ब्रिटिश और पोर्टुगीज को रिकॉग्नाइज कर लिया था, उनकी मंशा को समझ लिया था कि वो भारत पे राज करना चाहते हैं। गोवा के पोर्टुगीज रूलर्स ने उनको अपनी तरफ करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन संभाजी महाराज ने उनके प्लान्स को समझ लिया। उन्होंने पुर्तगालियों और ब्रिटिश ट्रेडर्स को मराठा एम्पायर में फ्रीली ऑपरेट करने से मना कर दिया। अगर उन्होंने उस वक्त ट्रेड एग्रीमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए होते, तो ब्रिटिश और पोर्टुगीज अर्ली 1700s में ही महाराष्ट्र में घुस गए होते।
संभाजी महाराज दरअसल सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक जीनियस भी थे। लेकिन मूवी में इन सब चीजों को ऑब्वियसली बात है मिस कर दिया गया और ऑडियंस ने भी इन चीजों को मिस किया होगा। दोस्तों, हम सबको पता है कि संभाजी महाराज को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, लेकिन जो चीज बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का अंतिम पल भी एक वीर योद्धा की तरह ही जिया था। दरअसल औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज इस्लाम धर्म को कबूल कर ले। अब ये बात मैं बोलूंगा तो कई लोगों को लगेगा कि अरे तुम तो इतिहास के 500 साल पुराने एक पन्ने को लाकर इस तरीके से पेश कर रहे हो जिसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन देखिए, जो इतिहास है वो इतिहास है, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अब इस मौके पर जब उनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया तब उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने सीधे जब मना किया और कहा कि मराठा कभी अपने स्वाभिमान नहीं बेचता, और इस वजह से उनको 40 दिन तक लगातार टॉर्चर किया गया। लेकिन उन्होंने मुगल एम्पायर के सामने कभी भी अपना सर नहीं झुकाया। उनके अंतिम शब्द थे हर हर महादेव। सोचो, अगर मूवी में इन सब चीजों को इसी तरीके से दिखाया गया होता, इसी डिटेल्स के साथ दिखाया गया होता तो कितना मजा आता। आंशिक रूप से दिखाया गया है, ये फैक्ट्स मूवी में होते तो मूवी थोड़ी लंबी जरूर होती लेकिन बात अलग होती। दोस्तों, छावा मूवी में जिस तरीके के फैक्ट्स दिखाए गए हैं, जिस तरह की चीजों को इंक्लूड किया गया है, वो वाकई में बहुत शानदार है। संभाजी महाराज एक विजनरी राजा थे, सिर्फ एक वॉरियर नहीं। उन्होंने औरंगजेब को 9 साल तक रोका था, जो किसी और राजा के बस की बात नहीं थी। उन्होंने अंग्रेजों और पुर्तगालियों के खिलाफ स्टैंड भी लिया था, जो उनको एक स्ट्रैटेजिक रूलर के तौर पर हमारे सामने पेश करता है। और उनका बलिदान भारत के इतिहास में एक अमर कहानी के तौर पर याद किया जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चलिए अब जरा कलेक्शन की बात कर लेते हैं कि भैया कैसा क्या कलेक्शन रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मजा तो वही देखकर आ रहा है। देखिए, छावा की अगर हम कलेक्शन की बात करें तो कल इसके कलेक्शन का ऑब्वियसली बात है 13th डे था, वेडनेसडे था। मंडे को इस मूवी ने वर्किंग डे होने के बावजूद भी 18 करोड़ का कलेक्शन किया। ट्यूसडे को वर्किंग डे होने के बावजूद भी 18.5 करोड़ का कलेक्शन किया। और कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर इस मूवी ने थोड़ी सी जंप दिखाई और 21.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। ये ऑब्वियस सी बात है, अर्ली एस्टिमेट्स हैं, अभी इनमें थोड़ा और डेटा ऐड होगा तो ये चीजें और सॉलिड होंगी, शाम तक हो जाएंगी। अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो महाशिवरात्रि के हिसाब से ऑक्यूपेंसी अच्छी गई है। जहां एक दिन पहले इसके 24% की थी तो 10% बढ़ गई, 35% की ऑक्यूपेंसी ओवरऑल गई है। मॉर्निंग शोज में 25% थी, आफ्टरनून में 40% थी, इवनिंग में 36% थी और नाइट शोज में 35% की थी। ये ऑक्यूपेंसी बताती है कि मूवी में अभी भी लोगों का इंटरेस्ट जिंदा है। कलेक्शन की बात करें तो नेट कलेक्शन में इस मूवी का 385 करोड़ रुपीस हो चुका है। इसका मतलब यह है कि आज मतलब कि 14वें दिन ये मूवी 2 हफ्ते में अपना 400 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन पार करने वाली है। अब इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या होगा एक मूवी के लिए कि आपको इतना प्यार मिल रहा है पब्लिक की तरफ से। वहीं अगर मैं आपको इसके 12 दिनों का ग्रॉस ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताऊं तो इस मूवी का कलेक्शन 509 करोड़ रुपीस ऑलरेडी हो चुका है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जुड़ा हुआ है, इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन जुड़ा हुआ है, कई जगहों पर तो ये मूवी टैक्स फ्री भी कर दी गई है। तो एक तरीके से पब्लिक तो भैया भरपूर मात्रा में इस मूवी को देखने के लिए जा रही है। आपका क्या प्लान है? आपने अगर देख लिए तो अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा और मेरा वीडियो कैसा लगा साथ में वो भी बता दीजिएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।